नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 भी आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना में लोगों को ई संपत्ति कार्ड बांटे। इस बीच अपने संबोधन में उन्होंने कोरोना महामारी पर भी बात की और गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। हमारे सामने जो चुनौती है वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे। क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब 1 साल का अनुभव है, संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित करने के समय पीएम ने कई बातें कही। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। पीएम ने इस बीच गरीबों और जरूरतमंदों की हर तरह से मदद करने का भरोसा भी दिया। गरीबों को मई और जून में 2 महीने तक मुफ्त राशन देने की योजना को दोहराया। साथ ही गांव-गांव तक बिना किसी अड़चन के पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को ध्यान देने की जरूरत बताई। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे,
जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सेना ने भी मदद का हाथ बढ़ा दिया है। सेना की तरफ से दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल में डॉक्टर और विशेषज्ञों की अतिरिक्त टीम लगाई गई है। खुद रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पिछले साल यहां सेना की तरफ से 294 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया था, लेकिन इस साल उनकी संख्या बढ़ाकर 378 कर दी गई है। तो सेना की मदद ली गई है और आप देखिए कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, लोगों को सुविधा हो। ऐसे में सेना ने अस्पताल की मदद की है, जहां पर अब कोविड के मरीज अपना इलाज करवा पाएंगे। सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सेना अब लोगों की मदद के लिए आगे आई है। कोरोना की तेज रफ्तार, दूसरी लहर और महामारी के बीच कोरोना की वैक्सीन और उसके दामों को लेकर हवा बहुत तेज थी कि वैक्सीन के दाम अलग अलग स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके वैक्सीन के दामों को लेकर फैली गलत सूचना को विराम देने की कोशिश की है। अपने ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कोरोना के खिलाफ भारत सरकार मिलकर ही लड़ाई लड़ेगी और वैक्सीन की प्रत्येक डोज की कीमत 150 रुपए तय की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत सरकार राज्यों को कोरोना वैक्सीन की डोज मुफ्त में ही मुहैया करवाएगी। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लेकर शाम तक भारत पहुंच जाएंगे। कुल 4 ऑक्सीजन टैंक सिंगापुर से लाए जा रहे हैं। आज रात 2 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना के C-17 ने सिंगापुर के लिए उड़ान भरी थी, जो कि सुबह 7:45 पर सिंगापुर पहुंचा। कंटेनर को एयरक्राफ्ट में लोड करने के बाद ये भारत के लिए रवाना होगा। देर शाम तक ये एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में लैंड करेगा। तो C-17 ये ग्लोब मास्टर विमान है जो कि सिंगापुर से ऑक्सीजन लेकर आएगा और ये विमान सिंगापुर पहुंच चुका है। आज शाम तक ये पहले पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, उसके बाद जो कंटेनर में ऑक्सीजन है उसको अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा। तो 2 विमान से ये ऑक्सीजन लाई जाएगी सिंगापुर से। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए ऑक्सीजन भारत आएगी। देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये एक अहम कदम है। देश में कोरोना का जानलेवा कहर लगातार जारी है। एक बार फिर एक दिन में मरीजों का रिकॉर्ड आंकड़ा सामने आया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,46,786 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये लगातार तीसरा दिन है जब मरीजों का 3 लाख के पार पहुंच रहा है आंकड़ा। वहीं एक दिन में 2,624 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऑक्सीजन बनाने वाले एक प्लांट के बाहर गाड़ियों का तांता लगा दिखाई दिया। हर एक गाड़ी में ऑक्सीजन भरने के लिए बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे थे, लेकिन वहां के बाजारों में हो रही कालाबाजारी ने भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। इस प्लांट में कई लोग अपनी बारी का इंतजार करते मिले ताकि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों की जान को बचाया जा सके, लेकिन कालाबाजारी करने वाले ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं, जिसे ले पाना हर किसी के बस की बात नहीं। ऑक्सीजन अगर मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, इसके वजह से ब्लैक से वो बोले हैं कि 10,000 रुपये लाइए तो हम आपको ऑक्सीजन ब्लैक से दे सकते हैं। ब्लैक से जी। ऐसा और लोगों के साथ है कि आप ही के साथ है? अभी और लोगों के साथ बता नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। कितने दिनों से परेशान हैं? हम तो आज सुबह से ही परेशान है। प्रशासन ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल है या सरकारी है, वहाँ से जो रिक्वेजेशन आ रहा है, तो मान लीजिए 100 आया तो 100 एक ही बार नहीं जाया जा रहा कि ताकि और जगह बिल्कुल खाली हो जाए, तो उसको देखते हुए 50-30 करके वहाँ भेजा जाए, ताकि किसी जगह ऐसा ना हो कि मरीज़ उसके बिना डेथ कर जाए और कहीं ज़्यादा स्टॉक हो जाए। तो उसी को देखते हुए और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए हम लोगों को मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया गया है और इसको बखूबी हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश कोरोना के कहर से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। दवाइयों के साथ साथ संजीवनी का काम करने वाली ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन को लेकर मची मारामारी से देश का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जो अछूता रहा हो। यूपी के कानपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है,
जहां अपनों की जान बचाने के लिए लोगों को ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना पड़ रहा है और इसके लिए लंबा इंतजार भी है। यहाँ लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जान पर बनी हुई है। ऐसे में कुछ लोग मुसीबत में भी मौका तलाश कर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। पैसे कमाने के लालच में कालाबाजारी करने वाले लूट मचाए हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इंसानियत की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने अपने खर्च पर ऑक्सीजन लंगर लगाया हुआ है। ये लोग बीमारी से जूझ रहे लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं। इनका दावा है कि इस सेवा से अब तक 250 लोगों की जान बचाई गई। इंदिरापुरम से हमारी खालसा द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो ऑन रोड गाड़ी में ही मोबाइल ऑक्सीजन सेवा दी जा रही है, जो कल रात से हमने स्टार्ट की है। अभी तक 250 से 250 आदमियों की जानें बचा चुके हैं। इस टाइम ऑक्सीजन की सारे हॉस्पिटल और हर डिपार्टमेंट में कमी है। आप सबको पता होगा, त्राही त्राही मची पड़ी है। ऑक्सीजन ना तो बेड है किसी हॉस्पिटल में, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। रेलवे भी इस मुहिम में तेजी से जुट गई है। आज एक ट्रेन ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़े हैं। वहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की भी खबरें आई हैं, जिसके बाद एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ रवाना की गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने के बाद अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में आसानी होगी। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची और इस ऑक्सीजन को अब अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें, यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहां पर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत भी है। और ऐसे में ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस संजीवनी साबित होगी। रेल मंत्री ने भी इस बारे में जानकारी दी। ऑक्सीजन लेकर ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु निरंतर कदम उठा रही है। इसी क्रम में भारतीय रेल द्वारा बोकारो से लखनऊ के लिए चलाई गई दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य पहुंच गई है। इससे यूपी में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी का दावा करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि घर में आइसोलेट लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता, इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए। कोरोना कहर के बीच गुजरात के राजकोट से मन को विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में बेड न मिलने पर मरीजों का कार में ही इलाज हो रहा है। आलम यह है कि एम्बुलेंस की कमी तो अपनी जगह, अस्पताल में बेड न मिलने पर लोगों को कार में ही इलाज करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मरीज को बोतल चढ़ाने के लिए कार के ऊपर कुर्सी को रखकर उसका सहारा लिया गया। राजकोट के चौधरी हाई स्कूल का यह वीडियो है, जिसे कोविड सेंटर बनाया गया है। यहाँ एम्बुलेंस न मिलने से कार में ही मरीज को अस्पताल लाया गया और जब वहां अस्पताल में बेड नहीं मिला तो कार में ही उसका इलाज करवाया जा रहा है। देश में कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं अस्पताल में बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन की मारामारी से मरीज जूझ रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के मुमकिन उपायों पर जोर दे रहे हैं ताकि वो कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर की चपेट में आने से बच पाएं। इसके लिए आम लोग फल और विटामिन सी वाली सब्जियों पर ही आश्रित होना चाहते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिन फल और सब्जियों के सहारे आम आदमी कोरोना से जंग लड़ने की तैयारी में है, वही मुनाफाखोरों ने इस आपदा के मौके पर अपने लिए अवसर तलाश लिए हैं और मंडी में बिकने वाली सब्जियों को खुले में मुंह मांगी कीमत पर बेच रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस बारे में दिल्ली की गाजीपुर मंडी का जायजा लिया, जहां मंडी में टमाटर 2.5 से 3 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि वहीं रेहड़ी और ठेले वाले उसे कई गुना दामों पर बेच रहे हैं।
जो नारियल पानी 40 और 60 रुपए में बिका करता था उसे बाजार में 80 और 100 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी साफ है कि मंडी में फल और सब्जी के भाव से अलग लोग इसकी मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी के बीच में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है फल और सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। हालांकि जब हम मंडी पहुंचे, न्यूज़ 18 की टीम मंडी जब पहुंची है तो यहाँ पर फल और सब्जियों के दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यानी कि फल और सब्जियों के दाम यहाँ पर काफ़ी कम है, लेकिन जब यही फल और सब्जियाँ बाहर बिक रही हैं तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो रिटेलर दुकानदार हैं, वो काला बाजारी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से सस्ता सामान ले जाकर कोरोना के नाम पर बाहर महंगा बेचा जा रहा है। ये यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो दुकानदार हैं होलसेल के, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल प्राइस क्या है, जिससे कि आम लोगों को पता चल सके कि फल और सब्जियों के जो दाम हैं वो मंडियों में क्या हैं और कहीं वो खुद भी ठगे तो नहीं जा रहे हैं। सब्जी की बात करूँ तो बेसिक जो आलू और प्याज और टमाटर की बात करूँ तो किस रेट पे है यहाँ मंडी में? मैडम ये प्याज के रेट है, ओरिजिनल मंडी के रेट है 15 रुपए की अच्छी प्याज है मैम, 10 रुपए किलो आलू है मैम, 5 रुपए किलो टमाटर के रेट है होलसेल के। और बाकी हरी सब्जियों की बात करें तो सारी हरी सब्जियां मंदी है फिलहाल में। क्या रेट है? 5 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, खीरा 3 रुपए 2 रुपए किलो बिक रहा है मंडी में। सारी सब्जियां मंदी हैं, शिमला मिर्ची 10 रुपए के रेट हैं। सुना आपने, ये जो मंडी में जो रेट है वो काफ़ी कम है, लेकिन दुकानों पर ये रेट जस्ट 4 गुने रेट पे होते हैं। मंडी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेट पर मशहूर एक टीचर पटना वाले खान सर। पटना वाले खान सर मुश्किल विषयों को अपने सहज और सरल अंदाज में समझाने के लिए मशहूर है। आज न्यूज़ 18 पर खान सर की कोरोना पर स्पेशल क्लास है। खान सर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी साधारण भाषा में देंगे। वो बताएंगे कि कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचाने, कोरोना कब शरीर के लिए घातक बन सकता है, कोरोना की जांच से लेकर कोरोना के इलाज तक पूरी बात सरल भाषा में समझिए। खान सर, आपसे पहला सवाल है कि हम कोरोना के लक्षण को कैसे समझें। महामारी के दौर में हल्का सा नजला, जुकाम या बुखार होने पर लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे डर के माहौल में हम कैसे जानें कि हमें कोरोना हो सकता है? बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात एंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया है और लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेके ना कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज्यादा है। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के वक्त में। और जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। खान सर, कोरोना जांच की बात होती है तो कहा जाता है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट अभी तक सबसे भरोसेमंद है। इसी टेस्ट को माना गया है, इसी के जरिए ये पता लगाया जाता है कि शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। ये बताएं सर कि आरटी-पीसीआर से कैसे जांच होती है? आरटी-पीसीआर एक बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। समस्या ये है ना कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है और हम लोग जो जांच करते हैं वो डीएनए की करते हैं। आरएनए जो होता है एक्चुअली वो सिंगल धागा की तरह होता है और डीएनए जो होता है वो डबल धागे की तरह, इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो आरएनए को डीएनए में बदलना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से जांच लेट हो जाती है। अब यहाँ पे आरटी-पीसीआर में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके वो आरएनए से डीएनए में लाएगा। इसके बावजूद अब वो तो डीएनए में आ गया लेकिन उसे कोरोना है या नहीं इसका तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ता है, कितने साइकिल घुमाएंगे इसको, कितने साइकिल में ये जाके कोरोना मिल रहा है। तो किसी को 2 ही साइकिल में मिल जाता है तो उसका कोरोना ज्यादा खतरनाक है। किसी कोरोना को ढूंढने में ज्यादा साइकिल लगता है, इसका मतलब उसमें कोरोना कम है। तो टोटल हम लोग 35 साइकिल घुमाते हैं जिसे हम लोग सीटी वैल्यू कहते हैं। तो जिसका आरटी-पीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन हो गया यहाँ पे।
तो जिसका सीटी वैल्यू कम है उसका मतलब है कि उसमें कोरोना ज्यादा है। तो आरटीपीसीआर में अगर सीटी वैल्यू ज्यादा है तो समझिए अभी कोरोना का लोड कम है। लेकिन ये सीटी वैल्यू जो है वो ये नहीं करती है कि आप मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेता है। खान सर, आपने सिटी वैल्यू की बात की, आखिर आरटीपीसीआर टेस्ट में सिटी वैल्यू क्या होती है? सरल भाषा में समझाइए कि इस सिटी वैल्यू के मायने क्या होते हैं। सीटी वैल्यू बताता है कि आपके ऊपर कितना कोरोना वायरस का लोड आ चुका है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुसे हैं सब, तो हमारे जो पुलिस फोर्स या कमांडो जाएंगे तो सबसे पहले कमरे को चेक करेंगे। तो जैसे टोटल कमरे को तो कोई चेक नहीं कर सकता है ना, तो एक प्लान बना लिया जाएगा कि हर कोने से कुछ कमरे चेक कर लेना है, बीच में से कमरे चेक करना है, लॉबी सीढ़ी वगैरह को चेक कर लेना है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसमें कितने साइकिल को हम लोग चेक करेंगे, तो टोटल हमें 35 साइकिल चेक करना है। उसी को कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जैसे हम किसी कमरे में गए, किसी बिल्डिंग में जिसमें आतंकवादियों को ढूंढना है, जैसे दरवाजा खोले हमें आतंकवादी मिल गया, पहले ही दरवाजा में मिल गया, तो उसे सीटी वैल्यू कहेंगे 1। किसी का पहला में नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, 10वां में जाके मिला, तो हम कहेंगे कि उसका सीटी वैल्यू 10 है। मतलब आतंकवादी यानी जो एनिमी है उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब दुश्मन की संख्या कम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 30 है, यानी उसका दुश्मन 30वें कमरे में मिला है और हमें चेक करना था टोटल 35 कमरे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके उस वायरस का उस बॉडी में जो वायरस आया है वो उसकी संख्या फिलहाल कम है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भी कम रहेगी, क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है ये कोरोना वायरस। तो सीटी वैल्यू बेसिकली वायरस रोड को बताता है कि कितना जल्दी वायरस मिल गया। सीटी वैल्यू कम होने का मतलब बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आपके कोरोना का लोड बहुत ज्यादा है। सर, अगर टेस्ट होने पर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि बहुत से मरीज आसानी से ठीक हो जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर हमें यह कैसे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है? सीटी वैल्यू के बाद आप खतरे को नहीं बता सकते हैं। जैसे किसी का सीटी वैल्यू 5 है तो नो डाउट ये बता सकते हैं कि नहीं भैया इसमें कोरोना भर चुका है, और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो हम ये कह सकते हैं कि एट अ टाइम उसके बॉडी में अभी कोरोना उतना नहीं है। लेकिन यहाँ 2 समस्या है, जिसका सीटी वैल्यू 5 है उसके शरीर में पूरा कोरोना भर चुका है, लेकिन अगर इसका इम्यून सिस्टम सही होगा तो ये इस कोरोना को हरा देगा। और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो उसमें अभी कोरोना भरा नहीं है, लेकिन अगर उसका इम्यून कमजोर होगा तो उसे कोरोना हरा देगा। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हमारा मनोस्थिति कैसी है। यदि हम मानसिक रूप से एकदम दृढ़ है कि नहीं हम कोरोना को हराएंगे ही हराएंगे, तो हमारा इम्यून उस समय डबल काम करने लगता है। और इसलिए आप देखते होंगे ना, हमारे इम्यून को बढ़ाने के लिए जैसे सेना युद्ध करने जाती थी पहले जमाने में, तो नगाड़े ढोल बजते थे। ये क्या करता था? ये हमारी शक्ति को बढ़ाता था। उसी तरह हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारा मनोविश्वास होना चाहिए कि हम इससे जीतेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बेड की संख्या हॉस्पिटल में इतनी कम है कि कोई मरीज बेचारा एडमिट है, वो बच सकता है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरे बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है, इसके बगल में, वो बेचारा होपलेस हो जा रहा है, उसकी खुद की बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। सर, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी साफ नजर आ रही है। खबरें आ रही हैं कि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर जाता है और खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों को ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दी जा रही है। ऑक्सीमीटर कितना मददगार है? ऑक्सीमीटर के लिए ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मददगार है। आपको एट अ टाइम बता देता है कि हाँ आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। आप खुद से अरेंज कर सकते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई चेन टूटा है आप नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश का मोदी नगर, वहां से दिल्ली महज 1 घंटा था, तो मोदी नगर के ऑक्सीजन को हरियाणा पंजाब इधर भेजा गया है। जबकि पास में दिल्ली था, दिल्ली के ऑक्सीजन को उड़ीसा से लाया जा रहा है, बंगाल से लाया जा रहा है, जो 1500 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में ही 1500 किलोमीटर, 24 घंटा तो रास्ते में ही डिले हो जा रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए ऑक्सीजन चेन को जहां जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां का वहीं से दिया जाए। अब जैसे मोदी नगर वाला था तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली इसको दे दीजिए यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन चेन की जो सप्लाई टूटी है इस वजह से लोगों को ज्यादा घबराहट है। अब पल्स ऑक्सीमीटर अगर किसी के पास है, उसे लग रहा है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और ऑक्सीजन उसको 2 दिन बाद आएगा, तो फिलहाल वो ऑक्सीजन कैन आते हैं, तो जिस तरह से छोटा सा होता है ऑक्सीजन केन, तो उससे 2-3 वो रख लेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा ना। अब देखिए हर एक सिस्टम परेशान है, आखिर इतना ज्यादा क्राइसिस आ गई है तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है। तो पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ यही काम कर देता है कि आपको एक पहले से आपको प्रिपेयर होने का एक मौका दे देता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है।
खान सर, कोरोना के गंभीर मरीज 20 में से 3 ही निकल रहे हैं। इस समय अस्पतालों में बेड की कमी है। ऐसे में अगर हालात गंभीर नहीं है तो क्या घर पर कुछ इलाज हो सकता है? सबसे परफेक्ट बात यही है। हमने कई हॉस्पिटल से हम बात किए, इवन हम डॉक्टर लोग भी हमको बताएं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर हाल में एडमिट करना जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो बाहर बेचारे मर रहे हैं। और कुछ ऐसे मरीज हैं जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, बट वो आईसीयू में बैठे हुए हैं। अब क्या करिएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोरोना में ना। जो सबसे खतरनाक कोरोना है वो सेकेंड जो डबल म्यूटेंट आया वो है। जो प्राइमरी कोरोना था जो वुहान से आया था वो ज्यादा खतरनाक नहीं, या पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जैसे किसी को वैक्सीन लग गया उसे फिर कोरोना हो जाता है तो किसी कीमत पे नहीं मरेगा वो। अब किसी का इम्यून एकदम खराब है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता। री इन्फेक्टेड मरीज, कई मरीज को देख रहे हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये लोग तो अपने से ठीक हो जाएंगे। 85% मरीज खुद से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए। एक मेरे जान पहचान में एक है मेरा, उसको कोरोना था और उसका टेस्ट जांच कराया तो रिपोर्ट मेरे पास आया। हम उसको बताए नहीं भाई तुम्हें कोरोना है, लेकिन हर वो दवा, विटामिन सी, जिंक, दूध, नारियल पानी, ये सारा उसको देते रहे। और हम उन्हें उसको कहा कि तुम्हें डेंगू है, तो कहा सर कोई दिक्कत नहीं, हम डेंगू को तो ऐसे हरा देंगे। और वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया हम उसको बताएं कि हम तुमको कोरोना है, 2 दिन तक उसका बीपी लो था कि सर आप हमसे झूठ बोले। तो यहाँ एक ये मानसिकता भी हो गई है कि लोग डर जा रहे हैं बहुत, क्योंकि अगल बगल की स्थिति को देखकर। तो डरना भी नहीं है इसमें, हिम्मत से काम लेना है यहाँ पर। और घर पे ठीक हो जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि अगर आप घर होम आइसोलेशन में हैं तो याद रखिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर अगर 85 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर अगर घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं तो घर पे ऑक्सीजन लेने पे एक डेक्सामेथासोन जरूरी हो जाता है कि जब आप ऑक्सीजन पे है तो आपका फीवर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो डेक्सामेथासोन, वो डॉक्टर ज्यादा अच्छे से प्रेस्क्राइब करेंगे इसको। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोग होपलेस हो रहे हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाएं तो घर पर फर्स्ट एड कैसे लें? घर के लिए क्या है कि आपको 2 चीज का इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला आपको हमारे अगर देखेंगे तो जिंक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। और शुगर के मरीज में इंसुलिन कम होता है और इंसुलिन बना ही होता है जिंक से। तो अगर किसी में इंसुलिन कमी है तो नो डाउट उसमें जिंक की कमी है, तो जिंक कम नहीं होना चाहिए। तो जिंक को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल टेबलेट आता है, वहां आप जिंक का टेबलेट देखिए, वहां पे होगा, वो नहीं हो, हाँ वो दोनों दे दीजिए। 1 मिनट। जैसे हमने यहाँ पर अभी जैसे प्रिकॉशन के रूप में यहाँ एक जिंक का टेबलेट है, ये विटामिन सी है। तो विटामिन सी हमें किसी भी खट्टे फल से मिल सकता है, तो यहाँ हम एक विटामिन सी का टेबलेट ले सकते हैं और ये जिंक ले सकते हैं। घर पे इसको प्रिकॉशन के लिए आराम से एक ले सकते हैं सुबह शाम, एक ये हो सकता है। और मान के चलिए जिंक नहीं मिल रहा है या विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक के लिए हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अब कुछ शाकाहारी लोग हैं वो अंडा नहीं खाते हैं, तो दूध की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्म दूध से। और विटामिन सी के लिए खट्टे फल, आंवला बेहतरीन है, सूखा आंवला खाने से बेहतर हो जाएगा वहां पे। और पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। डिहाइड्रेशन जहां हुआ ये जानलेवा साबित हो जाएगा। तो पानी भरपूर पीना है, योगा करना है और मानसिक रूप से एकदम प्रबल रहना है कि हम 2 से 3 दिन में हरा देंगे। देखिए कोरोना क्या है ना कि 8वें से और 12वें दिन में ही मेन ये अटैक करता है। तो 8 से 12 दिन का जब कोरोना का ये जो टाइमिंग है, इसमें व्यक्ति को एकदम दृढ़ संकल्प